शांत, साफ और निर्मल, ये हैं नॉर्वे की नदियां, जहां पानी की सतह पर तैरती हुई कोई गंदगी, कोई प्लास्टिक दिखना लगभग नामुमकिन है। और ये है विश्वगुरु भारत की हकीकत। हमारी जीवनदायिनी नदियां, हमारे तालाब, हमारे तट प्लास्टिक की बोतलों के ढेर से कराह रहे हैं। सोचिए क्यों? जब नॉर्वे अपनी 90% से ज्यादा प्लास्टिक बोतलों को रिसाइकिल कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? नमस्कार, मैं हूं हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। आज हम नॉर्वे के उस जादुई सिस्टम को समझने जा रहे हैं जिसने प्लास्टिक कचरे को एक कीमती संसाधन में बदल दिया। यह कहानी सिर्फ रिसाइकलिंग की नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और इनोवेटिव थिंकिंग की भी है, जिससे भारत अपनी नदियों को बचाने के लिए बहुत कुछ सीख सकता है या उसे सीखना है। नॉर्वे की ओट्रा नदी, जिसका उद्गम यहां की ब्राइडवाटनेड झील से होता है और जो यहां की सेसडाल घाटी के रास्ते दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, आखिर में यह नदी क्रिस्टियानसेंड शहर के बीच से होकर बहती है और यहीं पर स्कैगेरक जलडमरू मध्य में मिल जाती है। क्रिस्टियानस्टेंड एक प्रमुख बंदरगाह और दक्षिणी नॉर्वे का सबसे बड़ा शहर है। सोचिए, क्या कभी भारत के प्रमुख शहरों से होकर जाने वाली हमारी कोई बड़ी नदी, चाहे गंगा हो या यमुना या कोई और, इतनी साफ हो सकती है? क्या नदियों को साफ रखना हमारे लिए इतना कठिन है? आखिर हमारी नदियों में इतना कचरा क्यों है? और याद रखिएगा कि इस वीडियो में मैं सीवेज की नहीं, बल्कि सिर्फ प्लास्टिक कचरे की बात कर रहा हूं। सीवेज को तो अभी छोड़ दीजिए, उसे लेकर हमने वीडियो पहले बनाए हैं, जिनका लिंक मैं यहां दे रहा हूं, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक, जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, उसका प्रबंधन करने में हम जीरो क्यों हैं? और अपनी नदियों या वाटर बॉडीज को साफ क्यों नहीं रख सकते? नॉर्वे की सफलता का मूल मंत्र एक शब्द में छुपा है, पेंट। इसका मतलब है जमा राशि, यानी डिपॉजिट। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसे डिपॉजिट रिटर्न स्कीम यानी डीआरएस कहा जाता है, और यह प्लास्टिक की बोतल खरीदने के साथ ही शुरू हो जाता है। जब आप नॉर्वे में पानी, सोडा या कोई भी पेय पदार्थ खरीदते हैं, तो आप उसकी वास्तविक कीमत के अलावा एक छोटी सी राशि और जमा करते हैं, जिसे पेंट कहा जाता है। यह जमा राशि छोटी बोतलों यानी आधा लीटर तक की बोतल के लिए 2 नॉर्वेजियन क्रोन और उससे बड़ी बोतलों के लिए 3 क्रोन होती है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण कदम। जब आप बोतल खाली कर देते हैं, तो आप उसे फेंकते नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो कचरा नहीं, पैसा है। आप इस खाली बोतल को वापस सुपरमार्केट में रखी रिवर्स वेंडिंग मशीन यानी आरवीएम में डालते हैं। मशीन बोतल को स्कैन करती है और तुरंत आपको आपकी जमा राशि वापसी की रसीद मिल जाती है। Now I can take this money, 113 kroner. पर्यावरण और इकोलॉजी के जानकार जोगेंद्र बिष्ट, जिन्होंने नॉर्वे जाकर अपनी आंखों से यह सब देखा, वो क्या बताते हैं, आप जरा सुनिए। तो ये बहुत ही कारगर ढंग से वहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। और घरों में लोग जो हैं ये पेट बॉटल्स जो है, क्योंकि पानी की बॉटल्स तो वहाँ बहुत यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, कैंस बहुत यूज़ होते हैं, बियर बॉटल्स बहुत यूज़ होते हैं। उसको लोग घरों में इकट्ठा करते हैं और एक साथ जब उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इस तरह के सेंटर्स में जाके अपनी गाड़ी में रख के वहाँ जमा करते हैं और उनको उनका क्रेडिट मिल जाता है, वो पैसा उनको वापस मिल जाता है। इसलिए वहाँ की वाटर बॉडीज़ में आप देखेंगे या लेक्स में देखेंगे या फ्योर्ड्स बोलते हैं, जो समुद्र का पानी ज़मीन के बीच में आ जाता है, तो वहाँ आपको क्रिस्टल क्लियर पानी मिलेगा। साथ ही साथ टाउनशिप में इस तरह के गार्बेज बिन्स रखे हैं, जिसमें आप बॉटल, उसका जो आप जब ड्रॉप करेंगे उसको, तो केवल बॉटल ही उसमें डाल सकते हैं और किसी तरह का गार्बेज उसके अंदर नहीं जा सकता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो बॉटल्स है, प्लास्टिक की बॉटल्स है या कैन है, वो किसी तरह की फूड वेस्ट से मिक्स नहीं होती हैं, सॉइल से मिक्स नहीं होती हैं। तो उससे रिसाइकलर को बहुत फ़ायदा होता है। जो भी कंपनी या व्यक्ति जो है इसकी रिसाइकलिंग करता है,
तो उसको उतनी बार उसको वॉश नहीं करना पड़ता, डिटर्जेंट या बिजली का लॉस नहीं होता है। अब भारत की नजर से सोचिए, 1-2 रुपए का प्रोत्साहन, ये इतना बड़ा तो नहीं है कि कोई रातों रात अमीर हो जाए, लेकिन ये इतना जरूर है कि कोई भी व्यक्ति उस बोतल को सड़क पर फेंकने के बजाय संभाल कर मशीन तक जरूर ले जाएगा। यह सिस्टम प्लास्टिक को वेस्ट से वैल्यू में बदल देता है और इसी का नतीजा है कि नॉर्वे में 92% से अधिक, मैं एहतियात के साथ बोल रहा हूं, इससे ज्यादा ही आंकड़ा होगा, 92% से अधिक प्लास्टिक बोतलें रिसाइकिल होती हैं। यानी हर 10 में से 9 से ज्यादा बोतलें रिसाइकलिंग प्लांट्स में पहुंचती हैं। लेकिन किसी भी जगह सिर्फ ग्राहकों को पैसे देने से इतना बड़ा बदलाव नहीं आता और नॉर्वे में भी ऐसा बदलाव सिर्फ पैसा देने की वजह से नहीं हुआ है। नॉर्वे की सरकार ने बड़ी होशियारी से कंपनियों को भी इस सिस्टम में भागीदार बनाया है। उन्होंने एक नियम बनाया और वो नियम क्या है? इसे कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर। नॉर्वे में पेय पदार्थों का उत्पादन करने वाली हर कंपनी को अपनी बोतलों पर एक पर्यावरण कर यानी इन्वायरमेंटल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इस टैक्स में छूट मिल सकती है अगर इंडस्ट्री धीरे धीरे इन बोतलों को वापस, जो बाहर गई है, वापस सिस्टम में ले आए। अगर इंडस्ट्री मिलाकर पूरे 95% बोतलों को वापस ले आती है या 95% से ज्यादा बोतलों को वापस ले आया जाता है, लीकेज बहुत कम हो, तो फिर कंपनियों को टैक्स नहीं देना पड़ता। यानी अगर आप 95% से ज्यादा सारी बोतलों को वापस ले आए जो ग्राहकों के पास गई थी और वापस प्लांट में रिसाइकिल के लिए आ गई, तो फिर आपको वो इन्वायरमेंटल टैक्स जो इतना भारी भरकम है वो नहीं देना पड़ेगा। ये वित्तीय प्रोत्साहन जो कंपनियों को दिया जाता है, उससे वो आरवीएम यानी जो वेंडिंग मशीन्स हैं जहां डिपॉजिट की जाती हैं बोतलें, और कलेक्शन सेंटर, रिवर्स वेंडिंग मशीन और कलेक्शन सेंटर में निवेश करते हैं। वे जानते हैं कि अगर सिस्टम को सफल बना पाए तो उन्हें टैक्स में लाखों करोड़ क्रोने की छूट मिल जाएगी या उनकी बचत होगी। ये कैरेट एंड स्टिक वाला सिद्धांत है, यानी आप डराओ भी थोड़ा सा और उन्हें प्रोत्साहन भी दो। इस सिस्टम को चलाने वाली इन्फिनिटम, ये जो इंडस्ट्री द्वारा चलने वाली एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, वो इस बात को सुनिश्चित करती है कि यह काम सुचारू रूप से हो। और ये काम क्या है, ये मैं आपको बता दूं। ये काम है कि जितनी बोतलें प्लांट से निकल रही हैं उतनी बोतलों को वापस लाया जाए, ग्राहकों को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है कुछ क्रोने के रूप में वो दिया जाए, और रिवर्स वेंडिंग मशीन लगाई जाए, और साथ में आप कलेक्शन सेंटर खोलें ताकि बोतलें पर्यावरण को दूषित न करें और वापस आ जाएं। इन्फिनिटम का यह सिस्टम पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है, लेकिन सरकार के बनाए फ्रेमवर्क और नियमों के तहत ही चलता है। यानी सरकार ने एक बार नियम बना दिए, फिर उसका हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, लेकिन इंडस्ट्री भी नियमों का पालन ठीक तरीके से करती है। नॉर्वे में भी 1-2% प्लास्टिक लीकेज तो पर्यावरण में होता ही है, लेकिन इस पूरे चक्र में यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि प्लास्टिक बोतल नदी या जंगल में न जाए, बल्कि एक हाई क्वालिटी रिसाइक्ल्ड मटेरियल बनकर वापस नई बोतल में तब्दील हो जाए। बॉटल टू बॉटल रिसाइकलिंग। ऐसा नहीं है कि भारत में जो बोतल हैं, प्लास्टिक की बोतल्स हैं, उनका कलेक्शन नहीं होता, बल्कि उनका कलेक्शन रेट जो कागजों में बताया जाता है वो बहुत अच्छा है। और उसके लिए क्या चीज़ जो है उसको क्रेडिट देना चाहिए, उसके बारे में मैं अंकुर जी से बात करूंगा। अंकुर जी एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, एक राइटर हैं और प्लास्टिक वेस्ट जो मैनेजमेंट है या प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्री है उसके एक्सपर्ट भी हैं। लेकिन पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिस पार्क में अभी मैं मौजूद हूं या जितने भी पार्क हैं, वहाँ हर वक्त आपको प्लास्टिक का कचरा और बोतलें बिखरी हुई दिख जाएंगी। जैसे ये बोतल जो अभी मैंने कुछ देर पहले यहीं से उठाई है, और इस बॉटल को अगर आप देखें, अगर मैं ये सोचता हूं कि अगर इसमें एक प्राइस होता, अगर इसको बेचने के साथ 20 रुपए की मिनरल वाटर के साथ 2 रुपए जमा किए गए होते, तो शायद इसे फेंकने वाला इस तरह फेंकता ही नहीं। देखिए, इस प्लास्टिक वेस्ट के 2 आयाम हैं, 2 पहलू होते हैं। एक होता है जिसे हम कहते हैं पेट बॉटल्स और हार्ड प्लास्टिक, जैसे ये इस बॉटल के साथ जो ये पूरा का पूरा कलेक्शन सिस्टम जो जुड़ा हुआ है, वो रैग पिकर इंडस्ट्री या कूड़ा बीनने वालों की इंडस्ट्री, उनका लाइवलीहुड इस कलेक्शन के ऊपर पूरा निर्भर है। और अच्छा खासा नंबर, तो वो करीब 20 लाख लोग पूरे भारत में काम करते हैं। उससे उनके काम से आज हम जो है 90% हम बोलते हैं पेट बॉटल्स की रिसाइकलिंग हो जाती है। हालांकि आपकी बात सही है कि हम फिर भी जो है
प्लास्टिक बॉटल्स को नदियों में, तालाबों में पाए देखते हैं जी। वो उस स्थिति में होता है जहाँ पे अस्थिर एनवायरनमेंट होता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, दो शहरों के बीच ट्रैवल कर रहे हैं, आपने प्लास्टिक की बोतल फेंक दी, वहाँ पे कूड़ा बीनने वाला नहीं है, इसलिए आपको प्लास्टिक की बोतल दिखती है। लेकिन कलेक्शन जो है यहाँ पे पूरा का पूरा उन कंधों पे निर्भर है जो सबसे ज़्यादा शोषित लोग हैं, उन्हीं के कंधों पे हम लोग ये इनकी रिसाइकलिंग कर रहे हैं। जो आपने बात कही है उसमें दम है, उसको हम उस पहलू को हमें जो है आगे बढ़ाना चाहिए। अंकुर की एक बुक भी है वेस्टेड के नाम से, वो बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए और उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको दे रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि रैक पिकर्स की बहुत बड़ी संख्या है, उस बारे में वो एक नया ही आयाम जोड़ती है पूरी इस बहस में। उस बारे में हम अंकुर से अगले एपिसोड में बात करेंगे, ज़रूर मिस मत कीजिएगा जो हमारा अगला एपिसोड आएगा इस एपिसोड के बाद जो आप देख रहे हैं। लेकिन हम ये एक सवाल को फिर से आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, जैसे अंकुर ने कहा कि रैक पिकर्स की 20 लाख लोग हैं, वो इकट्ठा करते हैं, लेकिन अगर कार से आप कहीं जा रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है, पकड़ी बॉटल गाड़ी से बाहर फेंक दी, अगर वो 2 रुपये का प्राइस इसके साथ है तो फिर ये वेस्ट जो है उसके लिए वैल्यू बन जाता है। हमारे यहाँ जो संस्कृति है, हम 50 पैसा भी नहीं छोड़ते किसी का, तो फिर 2 रुपया वापस लेने के लिए आदमी जो दिन में 10 बोतल खरीदता है तो 20 रुपये अपने क्यों फेंकेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, भारत इस पेंट मॉडल से क्या सीख सकता है? पहला सबक या पहला कदम, जमा राशि की कीमत इतनी हो कि बोतल फेंकने का मन न करे। भारत में मौजूदा ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी के नियम लागू हैं, लेकिन अक्सर वो कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह जाते हैं। हमें नॉर्वे से सीखना होगा कि जमा राशि मूल्य तय किया जाए और वो पर्याप्त हो। अगर 10 रुपए या 20 रुपए की बोतल में 1 या 2 रुपए का पेंट हो, भारत में भी अगर पैसा लिया जाए ग्राहक से एक्स्ट्रा उस वक्त, तो ये स्ट्रीट क्लीनर जो कचरा बीनने वाले होते हैं, रैक पिकर से लेकर आम नागरिक तक, सबके लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो ये भारत की एक बड़ी अनौपचारिक रिसाइकलिंग अर्थव्यवस्था, इनफॉर्मल रिसाइकलिंग इकोनॉमी को भी संगठित करने में मदद करेगा। दूसरी सीख या दूसरा कदम, उद्योग का नेतृत्व, इंडस्ट्री लीडरशिप, यह बहुत जरूरी है। भारत में सिस्टम का बोझ केवल नगरपालिकाओं या उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ना चाहिए। पेय पदार्थ निर्माताओं को नॉर्वे की तरह सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्हें मिलकर एक राष्ट्रीय निजी स्वामित्व वाला डीआरएस सिस्टम जो है, जो रिटर्न सिस्टम है, वो स्थापित करना होगा, जैसा कि वहां इन्फिनिटम ने किया। वित्तीय दंड और कर छूट का उपयोग कर कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब यह है कि कंपनियों को पर्यावरण कर, एनवायरमेंट टैक्स का डर भी हो और उन्हें प्रोत्साहन भी हो कि अगर बोतल वापस आ गई पूरी जितनी बेची थी 95% से ज्यादा, तो उन्हें वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तीसरा कदम या तीसरा सबक, भारत के किराना स्टोर या जो भी सुपरमार्केट्स वगैरह हैं, नॉर्वे में जो आरवीएम्स हैं, हर किराने की दुकान में है। ये रिवर्स वेंडिंग मशीन से हर किराने की दुकान में, हर जगह उनके सुपरमार्केट्स में दिखती हैं जहां आप सामान खरीदने जाते हैं। भारत को अपने किराना स्टोर, सुपरमार्केट्स, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशनों में ये मशीनें लगानी चाहिए और कम से कम व्यवस्थित मैनुअल कलेक्शन पॉइंट स्थापित करने होंगे, ताकि जहां पर इकट्ठा करके यहां पर जो ट्रॉलीज हैं वो ले जाएं। बोतलों को वापस करना जितना आसान होगा, रिसाइकलिंग दर उतनी ही बढ़ेगी। प्लास्टिक प्रबंधन में एक बहुत बड़ी समस्या है सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसमें पेट बॉटल्स तो नहीं आती, जिनका जिक्र हमने ज्यादातर इस प्रोग्राम में किया है, लेकिन इस तरह की पॉलिथीन जो सामान को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है, टमाटो केचप या किसी भी तरह के सॉस, जैम के जो पाउच हैं, और गुटखा जो सर्वत्र विद्यमान रहता है और खा के तुरंत बड़ी आसानी से फेंक दिया जाता है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे समाज के लिए एक मुश्किल बन चुका है और इसका प्रबंधन करने के लिए सफाई की संस्कृति चाहिए, जो यूरोपीय देशों में तो देखी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों में उसका अभाव है। तो नॉर्वे का मॉडल ये साबित करता है कि प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करना केवल इच्छा शक्ति का नहीं, बल्कि सही सिस्टम, सही रणनीति और सही प्रोत्साहन का मामला है। ये सिर्फ पर्यावरण को बचाने की बात नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी संभालने का एक तरीका है। जब प्लास्टिक को पैसा समझा जाएगा, जब वेस्ट को वैल्यू समझा जाएगा, तो कोई इसे कभी नदी में या वाटर बॉडीज में या सड़क में इधर उधर नहीं बिखेरेगा। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार और हमारे पेय उद्योग, जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है, उसके नेता नॉर्वे के इस सफल सूत्र, और नॉर्वे के अलावा मैं बताऊं कि दूसरे देशों में भी काफी हद तक ये यूरोपीय और
विकसित देशों में हो रहा है, इस सफल सूत्र को अपनाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अगर 2 रुपए बोतल में कीमत ज्यादा देनी पड़े तो क्या आप बोतल को वापस करने जाएंगे या तब भी यूं ही फेंक देंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और इको एंड एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो इसे ज्वाइन भी करें ताकि हम ऐसे महत्वपूर्ण समाधानों पर बात करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।